Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about water pollution और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज यूट्रोफिकेशन. आपके बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ही अहम है. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे तो ये चीज समझ लें कि पानी हमारे लिए कितना ज्यादा अहम है. स्टूडेंट्स, जितनी भी लाइफ फॉर्म जमीन के ऊपर मौजूद हैं, आपको इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि 60% से लेके मोर देन 90% बहुत सारी बॉडीज ऐसी हैं जो पानी पे मुश्तमिल हैं. फिर इसी तरह अगर हम पानी को पी रहे हैं, अगर बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर का इनटेक कर रहे हैं, या इवन के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर ही रहते हैं, इन सब के लिए पानी की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता चंद दिन के लिए इस प्लेनेट से पानी खत्म हो जाए तो आपकी सारी फूड चेन्स, सारे फूड वेब्स और बहुत सारे होम्योस्टैटिक सिस्टम्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे. ऑलराइट, तो इस लिहाज से इस चीज का ख्याल रखें कि जो पानी आपके पास अल्लाह ताला की एक नेमत की शक्ल में मौजूद है, उसको साफ सुथरा भी रखा जाए, उसको कंजर्व भी किया जाए और उसको अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी बचा के रखा जा सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी मैसेज के साथ हम इसका आगाज कर रहे हैं. यहां से सबसे पहले नंबर पे व्हाट इज वाटर पोल्यूशन. चूंकि हमने इस 1% फ्रेश वाटर वाले रिजर्वायर्स को भी खराब करना शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि बाकी 99% जो है वो तो हमारे पास अभी अवेलेबल वाटर की फॉर्म में मौजूद ही नहीं है. तो जो 1% पानी है उसको भी हमने खराब करना शुरू किया हुआ है, तो उस खराबी को हम कहते हैं दैट इज वाटर पोल्यूशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, द बीफाउलिंग ऑफ द वाटर इन अंडरग्राउंड वाटर टेबल, स्ट्रीम, lakes, rivers and oceans by anything produced by humans that can be harmful for humans and other living organisms. अब यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि क्या हम being humans इस planet के ऊपर अकेले गुजारा कर सकते हैं? कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता. ऑलराइट, उसके लिए जो हमारे पास एबायोटिक रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ही साथ जो जानदार हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो हमें बहुत सी ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिनकी तरफ हम अपनी कॉमन या रूटीन लाइफ में नहीं सोचते. तो उस चीज का हिस्सा है फूड चेन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, के प्रोड्यूसर से हमारे तक जो खुराक पहुंच रही है, या तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया जा रहा है, या फिर वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स वाली चेन्स को अबूर करके हम तक पहुंचते हैं. तो इस चीज का अंदाजा लगाएं कि पानी ना सिर्फ हमारे लिए अहम है, बल्कि कहीं हमारी ही एक्टिविटीज की वजह से उस पानी के अंदर कोई ऐसी पोल्यूशन तो नहीं आ रही कि जिसकी वजह से बहुत सारी समंदरी हयात, बहुत सारे ताज़ा पानियों के ऑर्गेनिजम्स या हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो भेड़ बकरियां वगैरह हैं, कहीं ये मुतासिर तो नहीं होना शुरू हो गए. तो इन सब चीजों की तरफ एक ही बात इशारा करती है कि द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर द ह्यूमंस एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मेन कॉज इसका क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज. और उन एक्टिविटीज में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को भी शामिल करेंगे और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एक्टिविटीज को भी शामिल कर सकते हैं. जो मेन सोर्सेज हैं हमारे पास कि पानी आलूदा हो क्यों रहा है, उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पहली चीज यहां पे जो मेंशन की गई है दैट इज सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट. अब सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? पहले नंबर पे तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे बहुत सारे बड़े बड़े शहरों के आसपास कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं और बाकी कुछ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी रन की जाती हैं इस तरह की कंपनीज के, जिनका काम है कि जितना पानी यहां से बाहर निकल रहा है उसको ट्रीट करके उसके बाद उसको रीयूजेबल बनाया जा सके. ऑलराइट, तो इस तरह के जो प्लांट्स लगाए गए हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. अब ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं ये तो समंदरों से या आपके दरियाओं से भी पानी को लेके ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो आपके घरों से गंदा पानी निकल रहा है, नालियों में और गटरों में से गंदा पानी जो जा रहा है, उसको इन ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर ट्रीट किया जाता है और उसके बाद फिर फसलों का रास्ता दिखा दिया जाता है ताकि इस पानी को दोबारा किसी ना किसी सूरत में इस्तेमाल किया जा सके. लेकिन जब इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो फिर उस पानी को आलूदा बना सकती हैं. अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड अदर सोर्सेज must not be emptied into rivers directly. ये बात बहुत ही अहम है स्टूडेंट्स, चूंकि हमारी आबादकारी का निजाम इस तरह से है कि जहां पे कोई खुली जगह मिलती है वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह बना दी जाती हैं. जहां पे कोई भी टाउन बनाया जाता है उसके पहले से प्लानिंग नहीं की जाती कि यहां से जो वेस्ट डिस्पोजल है उसका सिस्टम क्या किया जाएगा. तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, पहले रिहायशें बनाना शुरू कर देते हैं
उसके बाद वो सारे वेस्ट वगैरह ओपन प्लेसेस पे भेज दिए जाते हैं और फिर जब उस आबादी को या उस एक लोकेलिटी को सिस्टमाइज करने की बारी आती है तो पता चलता है कि अब इसके सीवेज वाटर को, जो नालियों या गटरों का निजाम है, उस पानी को सीधा दरिया में फेंक दिया जाए। तो दरिया में फेंकने का मतलब क्या है कि आपने खुद तो अपनी लाइव्स को अफेक्ट किया ही किया, साथ आपने बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को भी तबाह करने का सोच लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स, इट मे कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे कॉज डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा एंड अदर इन्फेक्शंस। और एक अहम तरीन बात कि जो आलूदगी बढ़ती चली जाए, स्पेशली अगर उसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वगैरह का भी इजाफा हो जाता है, तो बहुत खतरनाक किस्म के हैवी मेटल्स वगैरह ऐड हो सकते हैं, लाइक आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड एंड कैडमियम। क्योंकि इसकी वजह से ऐसी बीमारियां मंजर आम पे आ रही हैं कि जो साफ सुथरे या खुशगवार माहौल में रहने से कभी भी आपको शायद इस तरह की बीमारियों में से असरअंदाज ना होना पड़े। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको समझें कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। स्किन डिजीजेस, डेफनेस, इफेक्ट ऑन विजन, एनीमिया, हेडेक एंड कैंसर ऑफ लंग्स एंड लिवर। तो वो बीमारियां जो खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी की क्वालिटी खराब होने की वजह से। इसके लिए एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि जो पानी आपके घरों में इस्तेमाल हो रहा है, अगर तो वो डायरेक्ट सप्लाई से आ रहा है या ड्रिंकिंग वाटर जो आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए लेड और आर्सेनिक के टेस्ट किए जाते हैं। हमारे पास कौमी इदारे भी मौजूद हैं और प्राइवेट लैब्स वगैरह भी हैं जो इसका टेस्ट करके बता देती हैं। बाज़ औक़ात पानी पीने में बहुत मजेदार लग रहा होता है, बहुत खुश जायका लग रहा होता है, लेकिन जब टेस्ट किया जाए तो पता चलता है कि उसमें आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा हो चुकी हुई है। तो इस तरह का पानी कतन भी यूज करने के काबिल नहीं है। तो इस तरह के पानी को कंज्यूम करने से पहले बेहतर है कि उसको फिल्टर कर लिया जाए या उसका कोई मुतबादल तलाश कर लिया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर ऑयल स्पिल्स की यहाँ पे हम एक बात करने जा रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग हार्मफुल इफेक्ट। किस तरह से कि समंदरी हयात, चूंकि इंसान ने तिजारत का निजाम भी एक बनाया हुआ है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ममालिक कि जहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे ममालिक में, वो बाज़ औक़ात कहीं चलते फिरते समंदरी पानियों में लीकेज का शिकार हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से या किसी और डिफॉल्ट की वजह से। ये जैसे ही ये ऑयल जो बह के ट्रेवल करना शुरू करता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर नीचे जा रही थी, जो टेम्परेचर था, जो प्लैंकटन्स वहां पे मौजूद हैं और इवन के जो मरीन लाइफ वहां पे मौजूद है, वो सारे के सारे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। इवन वो परिंदे जो उड़ के आके मछलियां कैच करने की कोशिश करते हैं, उन पे भी बहुत मुज़र असरात हमें नजर आते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये भी एक अब फेमिलियर इवेंट बन चुका हुआ है। Oil pollution in the sea is a familiar event right now. It kills life in water. All levels of consumers are affected. अब ये बात भी समझना जरूरी है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं उनकी खुराक का दारोमदार सारे का सारा यहां से है जहां से जानदार पानी से निकाले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जब ऑयल स्पिल की वजह से उस जगह की डाइवर्सिटी इफेक्ट होगी, तो ना सिर्फ लोकल फूड चेन्स उन जानदारों की मुतासिर हो रही हैं, बल्कि इंसान की अपनी खुराक में भी कमी वाक़या हो रही है। तो इसके साथ ही साथ वी शुड बी थैंकफुल कि हमारे पास अब जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह मौजूद है। बायोटेक के आने के बाद बहुत सारी बैक्टीरियल स्ट्रेन्स इस तरह की हैं जिनको मॉडिफाई कर लिया गया है कि जब किसी भी जगह पे ऑयल स्पिल्स वगैरह होते हैं तो उन बैक्टीरिया को वहां पे फेंक दिया जाता है और वो वहां से ऑयल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एटलीस्ट इतना भला जरूर होता है कि वो जानदार जो उस पानी के अंदर रह रहे हैं वो आराम से जिंदगी गुजार सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है दैट इज अबाउट द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो फासिद मादे हैं जो फैक्ट्रीज से या इंडस्ट्री से किसी ना किसी सूरत में निकाल के तो वाटर रिजर्वायर्स का हिस्सा बना दिए जाते हैं। अब इसको भी समझ लें स्टूडेंट्स के केमिकल वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री जो कि डायरेक्टली फेंका जा रहा है नालों के अंदर, आपकी नदियों के अंदर, आपके दरियाओं के अंदर, इनको हम कह रहे हैं कि दीज आर द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। अब इसके साथ इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? डंपिंग ऑफ ऑयल, टॉक्सिक केमिकल्स एंड हार्मफुल लिक्विड्स इनटू ओपन सीवर्स एंड रिवर्स। अब ये चीज समझने से ताल्लुक रखती है कि बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज के अंदर, स्पेशली अब जो थोड़ी सी एडवांसमेंट आ रही है तो प्लास्टिक पॉलीमर्स मार्केट में इन होना शुरू हो गए हैं। तो वहां से जो केमिकल्स डायरेक्टली नालियों में या नालों में, गटरों में बहा दिए जाते हैं, वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए और उन जानदारों के लिए जब ये पानी दरिया वगैरह में या नहरों में शामिल होगा
तो जो जानदार वहां पे रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुजरे सेहत हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इट मे किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लैंक्टन्स दैट मे अफेक्ट द डाइवर्सिटी एंड इवन द फूड चेन्स ऑफ दैट स्पेसिफिक इकोसिस्टम। फिर एक वजह यहां पे मैंने जो लिखी है दैट इज डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन समझने से ताल्लुक रखता है कि इसका वाटर पोल्यूशन के अंदर क्या किरदार हो सकता है। Anchorage of soil and roots is gone and microorganisms in the soil move out to contaminate nearby water body। अब ये चीज बहुत ही अहम है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, लेकिन डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो हैज द इफेक्ट ऑन द वाटर पोल्यूशन। वो किस तरह से कि जब किसी जगह से जंगलात का या पौधों का कटाव कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि उन रूट्स की वजह से जो सॉइल एक जगह पे जमी हुई थी और जो माइक्रोब्स वहां पे किसी ना किसी फंक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व रखे हुए थे, वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल से निकलेंगे और करीब तरीन वाटर बॉडी की रसाई हासिल करेंगे। जैसे ही वहां पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब यह है कि अब अगर इर्द गिर्द आपकी कोई और लाइफ फॉर्म यानी कि भेड़ बकरियां गाय भैंसे वगैरह वहां पे मौजूद हैं जो डायरेक्टली उस वाटर बॉडी से पानी को कंज्यूम कर रहे थे, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के असरात की वजह से उनके अंदर भी बीमारियां नजर आ सकती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके अलावा और वजूहात में पेस्टिसाइड्स शामिल हैं। अब पेस्ट के लिए भी समझ लें कोई भी ऐसी चीज जो आपकी फसलों के साथ ग्रो करे और फसलों की ग्रोथ को मुतासिर करे, वो पैरासिटिक भी हो सकता है और साथ ही साथ किसी हर्ब वगैरह की फॉर्म में भी हो सकता है कि जो कि आपकी फसलों की ग्रोथ को मुतासिर कर रहा है। फिर हशरात वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पेस्ट में शुमार किए जा सकते हैं और इनके इख्तिताम के लिए जो या इनके खात्मे के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम कहते हैं दीज आर पेस्टिसाइड्स। फिर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल तो हमने इसलिए शुरू किया कि इन फर्टिलाइजर्स की वजह से हम अपनी फसलों की पैदावार बेहतर कर सकें, लेकिन जब यही न्यूट्रिएंट्स जो हम फसलों के लिए अपने खेतों में शामिल कर रहे हैं वो लीच डाउन होके या ड्रॉप डाउन होके तो सब सॉइल के अंदर जाते हैं, वहां से वाटर टेबल में शामिल होते हैं, तो वही फर्टिलाइजर्स बाद में कंज्यूम करने के लिहाज से वाटर पोल्यूशन का बायस बन चुके होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन द एसिड रेन्स, और ये भी बहुत ही एक खतरनाक फैक्टर है। ना सिर्फ ये कि ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का बायस है, बल्कि जब यही तेजाब पानी के अंदर आएगा तो इसका मतलब है कि उस पानी के अंदर जो मौजूद लाइफ है उसको भी मुतासिर किया जा सकता है। देन द डिटर्जेंट्स। अब डिटर्जेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए याद रखना जरूरी है कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले साबुन, शैम्पू और सर्फेक्टेंट्स या सर्फ डिटर्जेंट्स वगैरह ये सारे के सारे रिच होते हैं बहुत ज्यादा फॉस्फेट्स में। अब ऊपर से अगर इनके अंदर कुछ कैटालिटिक एंजाइम मॉलिक्यूल्स भी शामिल कर दिए जाएं तो जब ये डिसॉल्व होकर किसी वाटर बॉडी तक पहुंचेंगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह असरात मुरतब कर सकते हैं। और उसका एक बहुत ही खतरनाक जो हमें इफेक्ट नजर आता है दैट इज यूट्रॉफिकेशन। अब स्टूडेंट्स इसको देखें जरा। लार्ज अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट्स एंटर द वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड लॉन्ड्रीज। It contain high amount of phosphates that are not removed by sewage treatment plants and enter the rivers or lakes, causing excessive enrichment called eutrophication or algal bloom। अब ये बात समझने से ताल्लुक रखती है कि वो चीजें जो हम अपने घरों में अपने लिए बेहतर समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द की फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है। अब यहाँ पे ये जो लफ्ज लिखा गया है एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम से आपके ज़हन में फौरन कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे कि रेड टाइड्स, यानी किसी भी वाटर बॉडी के अंदर एल्जी की आबादी में इतना ज्यादा इजाफा हो जाना कि उस पानी का कलर ही मुकम्मल तौर पे बदल जाए। स्पेशली अगर ग्रीन एल्जी की हम बात करते हैं तो बहुत सारे पॉन्ड्स वगैरह के ऊपर हमें ग्रीन एल्जी की एक स्कम बनी हुई नजर आती है, तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे कोई चीज तो ऐसी है जिसकी वजह से ये एल्जी इतनी ज्यादा ग्रो कर चुकी हुई है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एल्गल ब्लूम। और उसकी वजह क्या है? दैट इज यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन के जो सीक्वेंस स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स ये समराइज किए हैं मैंने नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर, तो इनको भी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो मेन रीजंस हैं यूट्रॉफिकेशन के और फिर उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनको यहां पे मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिस्ट किया है, तो इनको समझ लीजिएगा। समराइज करने के लिहाज से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप बेशक इन्हीं पॉइंट्स की शक्ल में लिख दें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इनको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दीजिएगा और थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बना लीजिएगा। अब यही टॉपिक चैप्टर नंबर 26 में भी हम पढ़ चुके हैं पहले, इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिहाज से। ऑलराइट, तो वहां से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहां पे मजीद मैंने शॉर्ट पॉइंट्स की फॉर्म में इसको समराइज किया हुआ है। सबसे पहली चीज, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ लेक विद नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। अब इसको समझें कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने
अपनी तरफ से वेस्ट समझ के पानी में फेंक दिए थे, लाइक द फॉस्फेट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने फसलों को प्रोवाइड किए ताकि वो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करके हमें बेहतर पैदावार दे सकें, जब वो पानी का हिस्सा बन के यहां तक पहुंचते हैं तो अब वो इस एल्गी की या किसी और पौधे की ग्रोथ के लिए बेहतरीन फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं। इस एक्सेसिव एनरिचमेंट को ही तो हम कहते हैं कि दिस इज यूट्रॉफिकेशन, कि जितनी जरूरत है या नेचर ने जितनी लिमिट बरकरार रखी हुई थी इस तरह के ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, हमने उससे ज्यादा खुराक उनको प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो इस चीज को, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं दिस इज यूट्रॉफिकेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसकी वजह से होगा क्या? एल्गल ब्लूम एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। जो पौधे मौजूद हैं सरफेस के ऊपर, लिटोरल जोन में, लिम्नेटिक जोन में प्लैंक्टन्स वगैरह मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो एल्गी मौजूद है उनकी आबादी में एकदम से इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें नजर आता है इसको हम कहते हैं दिस इज द एल्गल ब्लूम। ऑलराइट, फिर उसके बाद चूंकि सरफेस सारी की सारी कवर अप होना शुरू हो गई है, तो सरफेस के कवर अप होने के बाद हमें एक चीज नजर आएगी कि जो सबमर्ज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं या जो इसके नीचे वाली लेयर्स में प्लांट्स मौजूद थे, वो तो बेचारे रोशनी ना मिल पाने की वजह से उनकी तो आहिस्ता आहिस्ता डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो अगर उनकी डेथ हो रही है तो इसका मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उस पानी के अंदर जो डेड और डिकेइंग बॉडीज हैं उनमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। उनमें इजाफा होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक लोड बढ़ गया। ऑर्गेनिक लोड जब बढ़ता है तो डीकंपोजर्स को स्विच ऑन कर दिया जाएगा। डीकंपोजर्स फौरी तौर पे एक्शन में आते हैं और इन डेड बॉडीज को डीकंपोज करना शुरू कर देते हैं। जब वो इन डेड बॉडीज को डीकंपोज करना शुरू करेंगे तो यहां पे एक नोट करने वाली बात है और एमसीक्यू स्टेटमेंट के लिए भी बहुत अहम है कि जो बैक्टीरिया यहां पे डीकंपोजिशन करने आ रहे हैं दे आर एरोबिक बैक्टीरिया, और वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस वाटर बॉडी की ऑक्सीजन को यूज करते हुए इन डेड बॉडीज को डीकंपोज करना शुरू कर देंगे। इनकी डीकंपोजिशन की वजह से ऑक्सीजन कंटेंट में आहिस्ता 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 कमी होना शुरू हो जाएगी। जो जो कमी होती चली जाएगी तो पता चलेगा कि अब इर्द गिर्द के जो एनिमल्स थे, यानी कि मछलियां और क्रस्टेसिया वगैरह या और बाकी मोलस्क्स वगैरह जो वहां पे ग्रो कर रहे थे, उनके जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन काफी नहीं रही। जब ऑक्सीजन इतनी भी नहीं रहेगी तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी आबादियों में भी कमी होना शुरू हो जाती है और डीकंपोजर्स का काम मजीद बढ़ जाएगा। जो जो डीकंपोजर्स का काम बढ़ता चला जाता है तो साथ साथ क्या किया जाएगा कि इनकी डीकंपोजिशन की वजह से उस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस की मिकदार में इजाफा होगा और बहुत ही अनप्लेजेंट, नाखुशगवार किस्म की बदबू आना शुरू हो जाएगी वहां से, और उसके साथ ही साथ पानी खुद भी मटियाला सा, गंदा सा नजर आना शुरू हो जाता है। तो वो वाटर बॉडी जो कुछ अरसा पहले बिल्कुल साफ शफाफ पानी था और एक जबरदस्त लाइवली इकोसिस्टम पे मुश्तमिल था, हमारी अपनी ही थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो इस नहज तक पहुंच गया कि वहां की सारी बायोडाइवर्सिटी तबाह होती चली गई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस एक्सेसिव एनरिचमेंट को हम कहते हैं दिस इज यूट्रॉफिकेशन, और एल्गी की बहुत ज्यादा आबादी का बढ़ जाना दैट इज नोन एज एल्गल ब्लूम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी इस सेशन को यहीं पे हम रोक रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।